इस वीडियो में आपको आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो 30 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस पेपर से पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे-कैसे सॉल्व करना होता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस पेपर से काफी लाभ होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत मिलाकर 17 है। 8 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15। तो इन 5 संख्याओं का हम एडिशन निकाल लें। एडिशन ऑफ 5 नंबर्स, ये हो जाएगा। औसत 15 है, 5 नंबर है, तो 15 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये इसका एडिशन निकल आएगा, योग निकल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 75। और क्या दिया हुआ है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। तो सभी संख्याओं का निकाल लें। ऑल नंबर अगर हम निकाल लें, कंसीडर कर लें, उनका एडिशन आ जाएगा। तो उनका एडिशन आ जाएगा 13 गुणे 17। अब इससे पूछा क्या गया है, 8 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे 5 सबसे जो छोटी संख्या है वो इसमें आ गई, और 13 जो नंबर है, टोटल नंबर है 13, इन सभी का योग है, ये इसका एडिशन निकाल लें। तो 17 × 51, 5, 17 × 17, 5, 22। तो 221 इन सभी नंबर्स का एडिशन आ जाएगा। तो अगर 5 सबसे छोटी संख्या निकाल दी इन 13 संख्याओं में, तो 8 सबसे बड़ी संख्याएं इसमें बचेंगी, उनका हम औसत निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 221 में से 75 घटा दें। तो 221 में से 75 घटाएं तो 21 इसमें से घटाएं तो 54, और 200 बचा, तो 200 में 54 घटाएं तो ये आ जाएगा 146। इनका औसत निकालना है 146। ये एडिशन आ गया, ये 8 बड़ी संख्या है। तो 8 से अब डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 18 8 144, 2 बचा, तो 2/8 हो जाएगा 0.25। 18 8 144, तो 18.25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दी गई तालिका के आधार पर 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष प्रतिशत वेतन वृद्धि क्या थी, निकटतम पूर्णांक में हमें फाइंड करना है। तो 2001 से 2006 की अवधि के दौरान निकालना है। तो 2001 में था सैलरी, यहाँ पे जो इसका वेतन दिया हुआ था, ये है वेतन, ये दिया हुआ था 2001 में 1500 रुपए है। और 2006 का पूछा गया है कि ये है 5200। तो 5200 में 2001 वाला घटा दिए 1500, तो ये आ जाएगा जीरो, ये जीरो, और यहाँ पे बचेगा 7, और 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 3700। इसका डिफरेंस आ गया 3700। मतलब 2001 से 2006 के बीच जो वृद्धि हुई है वेतन की, वो हुई है 3700। और ये कितने में हुई है, तो 1500 से डिवाइड कर दें। 1500 से डिवाइड कर दें तो हमें परसेंटेज में निकल आएगा, क्योंकि इसे हमें परसेंटेज में निकालना है। प्रतिशत वेतन वृद्धि क्या थी, ये हमें फाइंड करना है। तो परसेंटेज में निकालना है, 100 से डिवाइड। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3700 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 दूना 30, तो यहाँ बचा 700। तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 15 चौके 60 आएगा। तो यहाँ बचेगा 60, यहाँ पे बचेगा 10, तो ये 100 हो जाएगा। 15 छक्के 90, तो दशमलव, अब यहाँ पे बचेगा 100, फिर तो 15 छक्का 90, 6, फिर ऐसे ही ये 0.66। तो अगर हम इसे हम निकटतम पूर्णांक में लिखें, दशमलव के बाद 5 से ये ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 247। तो ये आ जाएगा 247, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो पाइप हैं, ए और बी, क्रमशः 25 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और एक पाइप सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो ए भर सकता है
25 मिनट में और बी भर सकता है 30 मिनट में। अगर ये तीनों ए, बी और सी तीनों अगर एक साथ खोले जाते हैं तो ये 15 मिनट में तीनों भर सकते हैं। तो ए, बी, सी 15 मिनट में भरते हैं। तो 1/25 जो ए की वैल्यू आएगी 1/25 प्लस 1/बी का लिखें तो ये आ जाएगा 1/30 और हमें सी की वैल्यू पता नहीं है। जो सी दिया हुआ है कि वो खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो मतलब ये माइनस में होगा। ये भर रहे थे, ये दोनों ए और बी, ये दोनों भर रहे थे और ये खाली कर रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस। तो सी का हमें पता नहीं है कितने टाइम में भरेगा, तो इसे मान ले सी, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/15 के, 1/15 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लें, तो सी इधर ले जाएं, ये आ जाएगा 1/c इक्वल टू 1/25 प्लस 1/30 माइनस 1/15। अब इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम यहाँ से आएगा 25 या 75, 5 गुणे 5 है यहाँ पे और यहाँ पे है 6 पंचे 30, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ जाएगा 15, 5 और 3 यहाँ पे आ गए, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 6 150। तो इसे हम 150 लिख दें, तो ये आ जाएगा 150। अब ये 25 से डिवाइड करें 6, 6 यहाँ पे और 30 से डिवाइड करें तो 5, 5 यहाँ पे और 15 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 10 गया 1, 1/150। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी 150। तो सी जो है इस ये खाली कर सकता है 150 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था खाली कर सकता है, तो 150 मिनट में सी खाली कर सकता है पूरी टंकी को, टैंक को। तो इसमें और क्या दिया हुआ था कि एक पाइप सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है, 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर सकता है, तो 150 मिनट में पूरा टंकी खाली कर सकता है। तो 150 गुणे 3 कर दें, जो ये 3 गैलन खाली कर रहा है 1 मिनट में, तो ये आ जाएगा 450 गैलन। यही इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। एक बार मैं फिर बता देता हूं, तो 150 मिनट में सी पूरी टंकी को खाली कर सकता है, 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर सकता है, तो 150 मिनट में कितना खाली करेगा 150 गुणे 3, ये आ जाएगा 450 गैलन। तो टैंक की पूरी क्षमता आ जाएगी 450 गैलन। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा वी बॉड मास से। बहुत से लोग केवल बॉड मास बताते हैं, लेकिन ये होता है वी बॉड मास। यहाँ पे वी क्या है, ये है विनकलम। विनकलम क्या होता है, ये होता है रेखा बार, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक बोलते हैं या बोलते हैं बार। जैसे यहाँ पे है बार, तो हम इसे बोलेंगे विनकलम या रेखा कोष्ठक। तो इसमें सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये रेखा कोष्ठक जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 5 और 7 12। यहाँ पे जो माइनस है इसे हमें कंसीडर नहीं करना है, ये केवल जितना बार के नीचे दिया हुआ है वो नंबर हमें कंसीडर करना है। तो ये है 5 और 7, 5 प्लस 7 है, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 7 12 हो जाएगा। तो अब इसे लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 1/2 सेमी ब्रैकेट, ये हो जाएगा 15 प्लस 12 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा 9 प्लस 6, यहां से निकला था 7 5 12 हुआ था तो यहाँ पे 12 रख दे। अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 1/2, ये सेमी ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 15 और 12 27 हो जाएगा, 27 माइनस यहाँ पे है स्मॉल ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 9 6 15, 15 में से 12 घटेगा तो ये आ जाएगा 3, ये ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लें, तो 27 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 24। जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दिया हुआ हो उसके साथ ही, तो ये बोलते हैं इसको ऑफ। तो इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने विनकलम सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, तो अब नंबर आता है ऑफ का, तो हम इसमें अब ऑफ सॉल्व करेंगे। ये ऑफ है, तो इसे हम ऑफ को सॉल्व करें, ये हो जाएगा
1/2 गुणे 24। अब इसे सॉल्व कर लेते हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई, और इसे 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 12, 12 से ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 6। इसका आंसर आ गया ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो अगर कोई इक्वेशन हो ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसमें दिया हुआ हो कि मूल समान है, तो इसकी कंडीशन होती है b² इक्वल टू 4ac होता है। अगर मूल समान है, अगर रूट्स इक्वल हैं, तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहां से हम कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू यहां से निकालें तो ये आ जाएगा 4√3 और सी की वैल्यू आ जाएगी के। तो अब इसकी वैल्यू रख दें, तो बी की वैल्यू है 4√3, तो स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4 चौके 16 गुणे 3, ये आ जाएगा 48, और ये हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू है के, तो 4 चौके 16, 16 से 48 कटेगा तो ये आ जाएगा 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3। यही इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आकाश की मासिक आय 96 रुपए है, उसका मासिक व्यय उसकी आय का 60% है, तो उसकी प्रति माह बचत कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। मासिक आय दिया हुआ है कि 96 रुपए है और उसका व्यय जो दिया हुआ है 60% है, तो व्यय हो गया 60%, तो बचत होगी 40%। 100 में से 60 घटा देंगे तो 40% आ गया, तो यही हमें बचत निकालनी है, तो इसका हम 40% निकाल लें। 40 डिवाइडेड बाई 100। अब इसे सॉल्व कर ले तो 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 जीरो जीरो, 6 चौके 24, 2 और 9 चौके 36, 36 और 2 38, 3840 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कि दिया हुआ है कि 72% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, ये हमें फाइंड करना है। तो 54 अंक जो दिए हुए हैं, ये इक्वल दिया हुआ है 72% के। 72% है तो 72 डिवाइडेड बाई 100, और मान ले अगर पूरा अंक जो परीक्षा थी वो x अंक की थी, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स। अब इसकी वैल्यू निकाल ले, तो 9 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9 के 72, 9 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9 छके 54, और यहां से अब x की वैल्यू निकालें तो 6 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है, तो इसे डिवाइड करने ये 3 और ये आ जाएगा 4, और इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, 25 या 75, यही इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। शाम 4:52 घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा कोण क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा कोण बनना है, तो पहले निकाल लें घंटे की सुई द्वारा बना हुआ कोण, घंटे की सुई द्वारा बना हुआ कोण, या बोले आवर हैंड का एंगल। तो घंटे की सुई के कारण, वो घंटे के कारण भी बनता है और मिनट के कारण बनता है। घंटे के कारण बनता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 4 घंटे हैं तो 4 गुणे 30 डिग्री प्लस, और जो मिनट के कारण बनता है वो बनता है 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 52 मिनट है तो आधा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। तो यहां से मैं निकालूं तो ये आ जाएगा घंटे की सुई का एंगल आ जाएगा 4 तिया 12 120 डिग्री प्लस, यहाँ से 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 26 डिग्री, तो घंटे की सुई द्वारा बना हुआ कोण आ जाएगा 146 डिग्री। अब मिनट के कारण बनाए, मिनट की सुई के कारण, या कहें मिनट हैंड के कारण, तो मिनट की सुई के कारण केवल मिनट के कारण ही बनता है, जो दिया हुआ है 52 मिनट में, तो 52 मिनट में बनना है, और 1 मिनट में बनता है इसमें
6 डिग्री का कोण। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 1, 6 पंचे 30 और 31। तो मिनट की सुई के कारण बन गया 312 डिग्री। तो इनके बीच कोण बनना है, तो इसमें से बड़े वाले में से इसको घटा दें छोटे वाले को। तो 312 माइनस 146 करें, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 30, 30 में से 14 गया, ये आ जाएगा 166, 166 डिग्री। और इसमें कहा गया है कि छोटा कोण जो 180 डिग्री से छोटा आए या 180 डिग्री के बराबर हो या इससे छोटा आए, वही छोटा कोण होता है। अगर इससे बड़ा कोण आता तो हम 360 में से घटा के उसका छोटा कोण निकालते हैं। तो 166 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि पिज्जा के 2/3 की कीमत 300 रुपए है, तो पिज्जा के 3/5 भाग की कीमत क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो 2/3 भाग की कीमत दिया हुआ है 300, 2 से डिवाइड कर दें तो 1 भाग की कीमत आ जाएगा 150। 3 भाग के निकालना है पूरे पिज्जा का, तो पूरे पिज्जा का रेट आ जाएगा यहाँ से 300, 3 गुणे 150 ही आ जाएगा 450। 450 का पूरा पिज्जा है, तो 3/5 भाग के निकाले, तो 3/5 भाग के निकाले तो 450 में 3/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 90, 9 त्रिक 27, 270। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 15 वर्ष पहले सिंथिया की उम्र ब्रिटनी से 3 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 94 वर्ष है। तो ब्रिटनी अब कितने उम्र की है, ये हमें फाइंड करना है। मान ले प्रेजेंट एज सिंथिया की है एस और ब्रिटनी की है बी। तो 15 साल पहले सिंथिया की हो जाएगी S-15 और ब्रिटनी की हो जाएगी B-15। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि सिंथिया की उम्र ब्रिटनी से 3 गुना थी। तो अगर हम ब्रिटनी में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। इसे सॉल्व कर ले तो S-3B और ये हो जाएगा -45 और 15 इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा -30। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरे में क्या दिया हुआ है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। तो S प्लस बी इसकी वैल्यू है 94 साल। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर ले, तो इसमें से इसको घटा लें तो S माइनस करें, ये हो जाएगा S माइनस एस, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा -3B माइनस बी। तो ये हो जाएगा -3B माइनस बी, ये हो जाएगा -4B और ये हो जाएगा माइनस माइनस है, ये हो जाएगा 4 0 4 और 9 3 12, ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे काटे, ये आ जाएगा 31। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 31 और यही ब्रिटनी की एज थी जो हमने बी मान रखी थी। तो ये है ईयर्स में, तो ये आ जाएगा 31 साल। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रिटनी की एज पूछी गई है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ी सोमवार को सुबह 6 बजे सही की जाती है और दिया हुआ है कि हर घंटे 5 मिनट पीछे हो जाती है। यह फिर से सही समय कब दिखाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हर घंटे 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट पीछे हो रही है, 5 मिनट। तो इसमें पूछा गया है कि यह फिर से सही समय कब दिखाएगी, तो 1 घंटे में 5 मिनट पीछे हो रही है। तो घड़ी अगर पूरा राउंड अगर घूम जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई घड़ी थी, यहाँ घड़ी थी, अगर ये पूरा राउंड घूम जाए और 12 घंटे पूरा पीछे हो जाए, तभी उसके बाद सही समय दिखा सकती है, 12 घंटे के बाद। तो 12 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो 12 घंटे पीछे कब होगी, ये हम निकाल लें तो वही आंसर हो जाएगा। तो 1 घंटे में 5 मिनट पीछे जाती है, तो 1 घंटा के कब पहुंचेगी, अगर इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12 घंटे और इधर 12 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट कब पीछे हो जाएगी, ये पीछे जा रही है, पीछे हो जाएगी 12 घंटे में। तो 12 घंटे का हमें निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 60 मिनट को 1 घंटे, 1 घंटे पीछे हो जाएगी 12 घंटे में।
तो 12 घंटे का हमें निकालना है कि 12 घंटे कब पीछे हो जाएगी, तो 12 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 घंटे में घड़ी पीछे हो जाएगी 12 घंटे। 12 घंटे के बाद वो फिर से सही समय दिखाएगी। तो 12 गुणे 12 घंटे कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12, ये हो जाएगा 144, और 24 से डिवाइड कर दें दिन में निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन बाद 12 घंटे घड़ी पीछे हो जाएगी और तब वो सही समय दिखाएगी। तो 6 दिन इस टाइम में जोड़ दें, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सोमवार को सुबह 6 बजे। तो सोमवार में अगर हम 6 दिन जोड़ दें, मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद आएगा संडे। 6 दिन के बाद संडे को ठीक 6 बजे वो सही समय दिखाएगी। 12 घंटे पीछे हो जाके वो दिखाएगी संडे को फिर से 6 बजे वो सही समय दिखाएगी। तो यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 AM ऑन नेक्स्ट संडे। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दी हुई है 61 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो समचतुर्भुज का फार्मूला होता है, अगर डायगोनल D1 D2 है, दो डायगोनल होते हैं D1 D2 है और भुजा A है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर। और इसमें हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है D1 प्लस D2 का होल, इस D1 प्लस D2 का वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे योग पूछा गया है कि विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। तो D1 प्लस D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया की वैल्यू, सॉरी भुजा की वैल्यू यहाँ पे 61 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंबाई। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं, ये हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर निकालें तो 61 गुणे 61, तो ये हो जाएगा 1 इक्का में 1, 6 6 12, और ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 1 37, 3721 आ जाएगा 61 का स्क्वायर। 4 इंटू 3721, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये हो जाएगा 21 चौके 84 और 7 चौके 28, तो 3 चौके 12, तो 14, 14,884 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 1 आ गया। अगर हमें D1 प्लस D2 की वैल्यू चाहिए, तो ये इस वैल्यू में 2D1 D2 की वैल्यू अगर हम जोड़ दें, तो ये फार्मूला हो जाएगा D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, और इससे हम D1 प्लस D2 की वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायर रूट निकाल के। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 1320, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1320, तो यहाँ पे ये रख दें, तो D1 D2 की वैल्यू आ जाएगी, दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 20 दूनी 40। तो 2D1 D2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2D1 D2, ये हो जाएगा 5280। अब इस वैल्यू में जोड़ दें, इक्वेशन 1 में ये दोनों जोड़ दें, या कहें इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें, तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2, तो इसे हम लिख सकते हैं D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों ऐड होंगे तो 4 और 0 हो जाएगा 4, और 8 और 8 16, 1, और ये हो जाएगा 9, 9 2 11, 1 15 5 20, ये आ जाएगा 20,164। ये D1 प्लस D2 का स्क्वायर आ गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट निकाल लें 20,164 का, एक से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 गुणे 1, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, फिर एक पेयर उतरेगा तो ये आ जाएगा 101, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 चौके 24 चौके 96, ये आ जाएगा 96, यहाँ बचेगा 5, फिर दूसरा पेयर उतरेगा तो ये आ जाएगा 564। अब दोनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 24 प्लस 4, ये हो जाएगा 28, तो 28 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें,
जो यहाँ पे आएगा वही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 28 दूनी 56। तो ये आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, D1 प्लस D2 की वैल्यू आ जाएगी 142 और ये सेंटीमीटर में था, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बॉड मॉस का। पी बॉड मॉस 1 विन कलम है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, तो डिवीजन। तो पहले डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम अलग लिख लें इसको, 122 प्लस 345 माइनस, ये पहले सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/1116 और ये मल्टीप्लाई में था, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 372। तो अब इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 122 और प्लस 345 कर लें तो ये आ जाएगा 5 2 7 और ये आ जाएगा 4 2 6 और 3 1 4, 467 माइनस, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 37 दिया 111, ये आ जाएगा 111 और डिवाइड में भी 1116 था तो ये आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 467 माइनस 1, ये आ जाएगा 466 और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक कक्षा में जब एक परीक्षा आयोजित की जाती है तो 25 छात्रों के अंकों का औसत 60 है। यदि पहले 13 छात्रों के अंकों का औसत 70 है तो अंतिम 13 छात्रों के अंकों का औसत 50 दिया हुआ है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य छात्र के अंक कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है। पहले इसमें दिया हुआ है कि 25 छात्र हैं, टोटल 25 छात्र हैं और उनके अंकों का औसत दिया हुआ है 60। तो सभी छात्र का अंक निकाल लें तो ये हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा, टोटल मार्क्स ये हो जाएगा 25 गुणे 60। अब दिया हुआ कि यदि पहले 13 छात्रों के अंकों का औसत 70 है तो फर्स्ट 13 स्टूडेंट का निकालें, ये हो जाएगा 13 गुणे 70, टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट 13 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है 50। फर्स्ट का जो दिया है, पहले 13 का औसत 70 दिया हुआ है और लास्ट 13 का दिया हुआ है औसत 50। तो 13 गुणे 50 ये हो जाएगा ये। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले 13 छात्र का इसमें दिया हुआ है और लास्ट के 13 छात्र का इसमें दिया हुआ है। टोटल 25 छात्र हैं तो पहले 13 में वो 13वां छात्र भी आएगा, ये 12 तो आएंगे ही, वो आएगा 13वां छात्र इसमें भी आएगा। और जब हम लास्ट इस वाले नंबर को कंसीडर करेंगे तो 13वां पहले आएगा और उसके बाद आएंगे इसमें 12। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसमें 12 और 12 तो ये ऐड हो जाएंगे, 13 इसमें 2 बार ऐड हो जाएगा। तो अगर हम ये दोनों एवरेज को ऐड कर दें, ये दोनों मार्क्स को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 13 गुणे 70 प्लस 13 गुणे 50। तो इसमें वो 25 छात्र तो होंगे ही जो टोटल कक्षा में है और इसमें एक बार और ऐड हो गया 13वां छात्र। यही 13वां छात्र का हमें आंसर निकालना है कि उसने कितने मार्क्स पाए हैं, क्योंकि ये दिया हुआ कि मध्य छात्र के कितने अंक होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया 13 गुणे 70 प्लस 13 गुणे 50। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 13 इसमें कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 70 और 50, ये हो जाएगा 120। तो 13 गुणे आ जाएगा 120। तो ये जो एडिशन आया 13 गुणे 120, ये एडिशन आ गया 25 छात्र का और इसमें 13वां जो छात्र का नंबर होगा वो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर ये टोटल मार्क्स इसमें से घटा लें, इस वाले में से घटा लें, तो जो 13वां छात्र का मार्क्स ज्यादा जुड़ रहा था वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से घटा 13 गुणे 120 में से ये टोटल मार्क्स घटा लें तो ये हो जाएगा 25 गुणे 60। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 60 ले सकते हैं, यहाँ से भी 60 ले सकते हैं। तो 60 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 ये आ जाएगा 26 और यहाँ पे है 25।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये जो वैल्यू आई है ये है 13 स्टूडेंट की। जो हमें मिडिल स्टूडेंट की निकालनी थी वैल्यू, ये है उसके मार्क्स 60। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में 45 छात्र हैं। यदि विद्यार्थियों में से 3/5 लड़के हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो टोटल 45 छात्र हैं और विद्यार्थियों में 3/5 लड़के हैं। लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 3/5 निकालना है किसका, टोटल का। 45 टोटल है तो ये आ जाएगा। अब इसे solve करें, 5 से divide करें तो आ जाएगा 9, 9 3 27। तो टोटल लड़के होंगे 27। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है 56, 140 और 168 का। तो इसमें दो सबसे बड़ी नंबर ले ले। तो सबसे बड़ी नंबर है 168 और उसके बाद है 140। तो इसमें से हम 168 को डिवाइड कर दें इससे जो छोटी नंबर है, 140 से डिवाइड कर दें तो 140 एक बार जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 28। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो 28 से इस नंबर को डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 140। 28 बच्चे 140, यहाँ से आ गया 140, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो आ गया 28। तो ये जो 28 आया इसके साथ हमें और कंबाइन करना है 56 के साथ। 56 के साथ कंबाइन करना है। तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो बड़ी संख्या है ये, इससे डिवाइड कर दे छोटी संख्या से। तो 28 दूनी 56, 56 यहाँ से आ गया 0, तो रिमाइंडर यहाँ से 0 आ गया। तो इन दोनों का भी एचसीएफ आ गया 28। तो इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 28। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 6160 रुपए में एक इस्तेमाल किया हुआ फोन बेचने पर राजन को कुछ साल पहले इसे खरीदने की लागत लागत 44% कम प्राप्त हुआ। 5% का लाभ कमाने के लिए राजन को इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था, ये हमें फाइंड करना है। तो 6160 रुपए में बेचने पर राजन को कितना प्राप्त हुआ, 44% कम हुआ। मान लीजिए टोटल वैल्यू उसने एक्स की, कॉस्ट प्राइस अगर इसका एक्स था तो 44% कम प्राप्त हुआ किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ये इक्वल हो जाएगा 61 हम 60 को हम लिख सकते हैं इक्वल 56/100। परसेंटेज में था तो 56/100 और टोटल वैल्यू सीपी इसकी एक्स थी तो ये आ जाएगा एक्स। अब कह रहे हैं कि 5% का लाभ कमाने के लिए, तो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें कॉस्ट प्राइस की, ये आ जाएगा 6160 गुणे 100 और डिवाइड बाई 56। इसमें पूछा गया है कि राजन को किस कीमत पर बेचना चाहिए 5% का लाभ कमाने के लिए। तो अब जो सेलिंग प्राइस पूछी गई है, तो इसमें अगर हम 5% बढ़ा दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी इस कॉस्ट प्राइस में। तो ये कॉस्ट प्राइस था, 5% इसमें बढ़ा दें तो आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये है 6160 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 56। अब इसे सॉल्व कर लें, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 56 से इसे डिवाइड करें तो 56 एकम 56 और यहाँ बचेगा 56 तो ये आ जाएगा 11। यहाँ पे 0 था तो 110। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 105 और 110। तो इसे मैं वैदिक मैथ से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 100 में कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है तो ये 5। ये 100 में 110 कितना ज्यादा है, ये है 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10 5 50 और इसका क्रॉस एडिशन करें तो 105 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 115। या आप इसे भी जोड़ सकते हैं, 110 में 5 जोड़ेंगे तब भी 115 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 105 गुणे 110 की वैल्यू आ गई 115/50, 11,550। यही इसका आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो पूछी गई थी कि 5% लाभ कमाने के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। फिर एक ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें केवल ब्रैकेट सोल्व करना है इसमें। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करें तो 8 गुणे, ये सेमी ब्रैकेट है तो बाद में सोल्व होगा। तो यहाँ पे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करें तो ये -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5 -6, ये सेमी ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 8 गुणे, अब 5 में से 6 घटेगा तो -1, ये आ जाएगा -8।
ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 69 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि वे एपी में हो और उनके छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। छोटे भाग 3 भाग में डिवाइड करना है, 69 को 3 भाग में डिवाइड करना है। मान ले हैं वो ए, बी, सी और ये एपी में होनी चाहिए। और एक और कंडीशन दी हुई है कि उनके छोटे भाग में। मान ले ए छोटा है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तो इस क्रम में मान लेते हैं वो नंबर है। सबसे छोटी ए है, फिर उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तो इसमें जो कंडीशन दी हुई है कि छोटे भागों का, तो ये ए और बी छोटे थे, तो ए इंटू बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 483। तो इसे आप ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर लें। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें, तो सभी ऑप्शंस में देखें, तो लास्ट वाली जो नंबर दी हुई है सभी में, वो सभी में बड़ी दी हुई है। तो छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो लास्ट डिजिट देखें तो 7 त्रिक 21, लास्ट डिजिट आएगा 1, जो कि हमें यहाँ पे 3 चाहिए थी। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फिर देखें ऑप्शन 2 देखें, तो 3 गुणे 1, ये 3 हो सकता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो और ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 जो आया है, अगर और ऑप्शन में 3 नहीं आता है, तो हम इसी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। और अगर ये किसी ऑप्शन में और मिल जाता है, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 और 3 को, तो 9 त्रिक 27, लास्ट डिजिट आएगा इसका 7, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए था। अब ऑप्शन 4 देखें, तो 5 गुणे 3, 5 तिया 15, तो इसका भी लास्ट डिजिट आएगा 5, जो कि अब 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। किसी संख्या का 72% 90 है, तो संख्या क्या है? मान लेते हैं वो संख्या x है, तो 72% x का निकालें, तो 72 डिवाइडेड बाई 100 गुणे x, और ये दिया हुआ है 90 के। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो 9 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 गुणे 10, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? जिसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में ना लिख पाए, वही होती है इर्रेशनल नंबर। तो इनको सॉल्व करें, तो क्यूब रूट ऑफ 64, 4 चौके 16 चौके 64, तो क्यूब रूट 64 का होता है 4। ये आ गई 4, तो इसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें। 64 का रूट निकालना है 4 पावर का, तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले, 8 तेई 64, तो 8 आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो इसे हम, ये जो अंडर रूट है, इसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो यही होगी इरेशनल नंबर। हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझसे पूछिए।